नमस्कार, मैं रेखांकित खेरा आप सभी का राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जनरेशन की शुरुआत से पहले आपको याद होगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप सभी से एक प्रश्न पूछा था कि किस गणितीय यंत्र में सर्वप्रथम दशमलव का यूज किया गया था, जिसका सही आंसर है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स को सन 1617 में जॉन नेपियर ने बनाया था, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। नेपियर बोन का यूज किस लिए होता था? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नेपियर बोन्स का यूज होता था। और इस प्रश्न का सही आंसर देने वाले व्यक्ति का नाम है मिस दीप्ति चंद्राकर। जी हाँ, मिस दीप्ति चंद्राकर ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया है। वेल डन दीप्ति जी। तो आइए शुरू करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अक्सर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हिस्ट्री और जनरेशन में अंतर क्या है। जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री में सुधार नहीं होते, हिस्ट्री में न्यू डिवाइसेस का डेवलपमेंट होता है, इन्वेंशन होता है। जबकि जनरेशन की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, जनरेशन में न्यू डिवाइसेस नहीं बनते, डिवाइसेस को अपडेट किया जाता है। मतलब डिवाइसेस में जो कमी है उस कमी को सॉर्ट आउट किया जाता है और उसका नया अपडेटेड वर्जन आता है, जिसको हम पढ़ते हैं जनरेशन में। कंप्यूटर की जनरेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अक्सर हमारे मन में डाउट आता है कि हिस्ट्री और जनरेशन में अंतर क्या है। ध्यान से समझिएगा, जनरेशन में जो होता है न्यू डिवाइसेस बनते हैं, जबकि जनरेशन में क्या होता है, डिवाइसेस न्यू नहीं बनते, डिवाइसेस की कमियों को दूर करके उसको अपडेट किया जाता है। मेनली कंप्यूटर की जनरेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जो है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था? 1946 टू 1956 ये टाइम पीरियड था किसका? फर्स्ट जनरेशन का। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1956 टू 1964। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1964 टू 1971। नेक्स्ट 1971 टू 1990। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो कई जगह पे आपको 1990 की जगह प्रेजेंट भी लिखा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बहुत से कंप्यूटर जो है फोर्थ जनरेशन के भी आज की डेट में यूज किए जाते हैं, लेकिन मेनली इसका एंड कब हुआ था? 1990 में। फिफ्थ जनरेशन 1992 प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब वर्तमान के साथ साथ फ्यूचर में भी इसी जनरेशन की चलने की संभावना है। अब एक प्रश्न उठता है कि जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो रियल लाइफ में कंप्यूटर का यूज कब से चालू हुआ? अगर आपको याद होगा, ये जो टाइम पीरियड हमने अभी तक देखा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखा, तो 1944 मार्क 1 के लिए, 1945 एबीसी कंप्यूटर, इस समय क्या हो रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। क्या हो रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, एंड हुआ, तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि सामान्य जीवन के लिए भी टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1946 में दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम था ENIAC। समझ में आया? जनरल पर्पस के लिए जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था? ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कब बना था? 1946 में। क्या था? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसको बनाया था जॉन विलियम मूचली एंड जेपी इकट ने। ENIAC को किसी ने बनाया था? जॉन विलियम मूचली एंड जेपी इकट ने 1946 में बनाया था। इसके बाद ENIAC की जब बात करेंगे तो इसका वजन कितना था? 30 टन था। ENIAC का वजन कितना? 30 टन, मतलब 3 से 4 शार्क के समान, सॉरी व्हेल मछली के जितना वजन था किसका? ENIAC का। ENIAC इतना बड़ा था कि टोटल 1800 वर्ग फीट, कितना? 1800 वर्ग फीट जगह लेता था ENIAC। यह है आपका ENIAC। कितना बड़ा है ये? 30 टन का है और कितना जगह लेता है? 1800 वर्ग फीट की जगह लेता है। ENIAC में प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था और ENIAC में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। इमेजिन कीजिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट करेंगे। तो ENIAC में
200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी। मतलब ENIAC को चलाने के लिए उस समय आपको 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती थी, तब आपका ENIAC क्या होता था, ऑपरेट होता था। ENIAC का मनी, ENIAC की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए थी। सीधी सी लॉजिक है, 18,000 क्या लगे हुए हैं, वैक्यूम ट्यूब लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। तो हीट जनरेट हो रही है तो मशीन में प्रॉपर वर्क करने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, एयर कंडीशनरों की भी जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त जब फर्स्ट जनरेशन की बात आती है, ENIAC फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर था। ठीक है, ENIAC का क्या था, फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर था ENIAC। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब को सन 1904 में, कब, सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, किसने, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने बनाया था। वैक्यूम ट्यूब क्या था, प्रोसेसिंग डिवाइस था। जैसे अभी हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोसेसर होता है, फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसिंग के लिए किसका यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। ENIAC में या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए किसका यूज किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 and 1। जब कंप्यूटर में सभी शब्दों को 0 और 1 से डिनोट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 2 लेटर होते हैं, 0 and 1। उसी तरह असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, 0 1 का क्या होता है, सेट होता है। सेट मतलब ग्रुप होता है जिसको हम क्या करते हैं, 1 नेम से डिफाइन कर देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसका यूज किया जाता था, मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। मशीन लैंग्वेज क्या है, 0 and 1 का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब आप जितने भी लेटर लिखेंगे, जितने भी इंस्ट्रक्शन देंगे, सभी किस फॉर्मेट में होंगे, 0 और 1 के फॉर्मेट में होंगे। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, देखिए 0 और 1 को याद करना पॉसिबल नहीं है। स्टोरेज के लिए किसका यूज किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसका यूज किया जाता था, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं, 0 and 1, लो एंड हाई। ठीक है, मशीन लैंग्वेज के अलावा किसका यूज किया जाता था, असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, देखिए 0 1 को याद करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस किसमें होंगे, 0 and 1 होंगे, तो उसको याद रखना संभव नहीं है। तो हमने क्या किया, जितने भी आपके क्या थे 0 1 थे, यानी कि बाइनरी कोड्स थे, उसको हमने एक नेम से डिफाइन करने लगा। सपोज एक 0 1 के कोड को हमने क्या नाम दिया है, ऐड नाम दिया है। उसी तरह 1 0 1 0 1 1 को हमने किस नाम से डिफाइन कर दिया है, सब्सट्रैक्शन नाम से। ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या किया, लाइन ऑफ कोड को जितने भी बिट्स थे 0 1 थे, इनका एक ग्रुप बनाया और उनको ये नेम से डिफाइन करने लगा। इसको क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर है। और क्या खास बात थी, कम विश्वसनीय थे। जी हाँ, जो ENIAC या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वो उतने विश्वसनीय नहीं थे जितने कि आज के कंप्यूटर विश्वसनीय हैं। इसमें किसका यूज किया जाता था, एयर कंडीशनर का यूज किया जाता था। क्यों, क्योंकि प्रोसेसिंग में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था जो बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट करते थे। ENIAC के अतिरिक्त यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, EDVEC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये कुछ फेमस कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन के। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक था, 1956 टू 1964। इसमें क्या हुआ था, हमने वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका यूज किया, ट्रांजिस्टर का यूज किया। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे किसका यूज किया, ट्रांजिस्टर का यूज किया। ट्रांजिस्टर इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ट्रांजिस्टर को 1947 में, मतलब जब भारत आजाद हुआ था उस ईयर में ट्रांजिस्टर को बनाया गया। बनाया किसने था, विलियम शॉकले।
1947 में प्रोसेसिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर को विलियम शॉकले ने बनाया था, जो कि सेकेंड जनरेशन में यूज होते थे। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गई, हाई लेवल हो गई। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। कौन कौन सी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। जबकि सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रॉन और कोबल को स्टैब्लिश किया गया था। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन और कोबल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन का मेनली यूज किस लिए होता था, साइंटिफिक पर्पस के लिए होता था, और कोबल का जो यूज होता था बिजनेस पर्पस के लिए होता था। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन और कोबल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन का यूज साइंटिफिक पर्पस के लिए और कोबल का यूज किस लिए होता है, बिजनेस पर्पस के लिए। जो द्वितीय पीढ़ी अर्थात सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, बहुत ज्यादा स्पीड और विश्वसनीय थे इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्लियर है। इसका कॉस्ट भी फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षाकृत कम होता था। जी हाँ, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का जो कॉस्ट था फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षाकृत कम होता था। क्या नाम था देखते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो फेमस थे, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1029, CDC कंट्रोल डेटा कंपनी। CDC का फुल फॉर्म क्या, कंट्रोल डेटा कंपनी 1604 3600। ये क्या थे, सेकेंड जनरेशन कुछ फेमस कंप्यूटर थे। थर्ड जनरेशन आने के बाद द्वितीय पीढ़ी और फर्स्ट पीढ़ी के अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे कंप्यूटर बनने लगे। ठीक है, क्या हुआ इसमें, प्रोसेसिंग में हमने ट्रांजिस्टर की जगह किसका यूज किया, IC का यूज किया। IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर है। हमने प्रोसेसिंग के लिए किसका यूज किया था, IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था, जो कब बना था, 1958 में बना था। ICs को 1958 में जैक किल्बी, किसने बनाया था, जैक किल्बी ने बनाया था, जो कि इंजीनियर थे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के। जैक किल्बी जी कहाँ काम करते थे, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी में एज ए इंजीनियर की पोस्ट पे वर्क करते थे। और उन्होंने ही 1958 में क्या बनाया था, IC अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाया था। जब थर्ड जनरेशन आई जिसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होने लगा, पोर्टेबल डिवाइस। अब प्रश्न आता है पोर्टेबल डिवाइस क्या होते हैं। ऐसे डिवाइस जिसको स्थानांतरित करने के लिए हमें ज़्यादा तकलीफों का सामना ना करना पड़े। जैसे कि आपने मार्क 1 में देखा था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी उसमें महीनों लग जाते थे, तो वो पोर्टेबल नहीं। पोर्टेबल मतलब जिसको आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। तो थर्ड जनरेशन में क्योंकि IC का यूज हुआ था, जिससे कंप्यूटर की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। कंप्यूटर की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई, और ये क्या हो गए, पोर्टेबल डिवाइस हो गए। मतलब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। छोटे कंप्यूटर अर्थात मिनी कंप्यूटर, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन मिनी कंप्यूटर नहीं बनते थे, क्योंकि थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया था, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1959 में बना था, जिसका नाम था PDP-1। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, सबसे पहले मिनी कंप्यूटर का नाम था PDP-1, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। PDP का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। ये दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था जो बना था 1959 में। कि दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर का नाम क्या है, PDP-1। किसने बनाया था, DEC। PDP-1 को किसने बनाया था, DEC, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या होता है फुल फॉर्म, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अलावा कुछ फेमस कंप्यूटर जो थे वो थे ICL 2903, यूनिवेक 1108 एंड PDP सीरीज। अर्थात PDP जो थे एक नहीं था, PDP-1, PDP-2, PDP-5, PDP-8 जैसे बहुत ही मिनी कंप्यूटर की एक सीरीज आती थी। ICL इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड। ठीक है। फोर्थ जनरेशन
फोर्थ जनरेशन कब से कब तक था? 1971 टू 1990। इसमें क्या हुआ था, हमने ट्रांजिस्टर्स आईसीस की जगह किसका यूज करने लगा? VLSI। किसका यूज करने लगे? VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। अर्थात ये भी आईसी क्या था? मोर एडवांस वर्जन था, अपडेटेड वर्जन था। VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसी टेक्निक से जो चिपसेट बना उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। पहले आईसी था, आईसी को और ज्यादा अपडेट किया गया और उसका नया नाम क्या पड़ा? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जिससे जो चिप बनी थी उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को 1971 में, माइक्रो प्रोसेसर को 1971 में किसने बनाया था? मार्शियन टेड हॉफ ने बनाया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को 1971 में किसने? मार्शियन टेड हॉफ ने बनाया था। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो मार्शियन टेड हॉफ सर के साथ साथ स्टैनली मेजर का भी नाम आता है। इन दोनों ने मिलकर बनाया था, जिसके हेड कौन थे? मार्शियन टेड हॉफ। साथ ही साथ इनके को इन्वेंटर कौन थे? स्टैनली मेजर। माइक्रो प्रोसेसर बना तो प्रश्न उठता है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम है इंटेल 4004। क्या नाम है सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर का? इंटेल 4004। कहां पे बना था? इंटेल कॉर्पोरेशन ने। समझ में आया? जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था? इंटेल 4004। और कहां पे बना था? इंटेल कॉर्पोरेशन में। अब माइक्रो प्रोसेसर आया तो फोर्थ जनरेशन में क्या आएंगे? माइक्रो कंप्यूटर्स आएंगे। और सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम था अल्टर 8800। क्या नाम था सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का? अल्टर 8800। और आपको एक खास बात बताऊं, बिल गेट्स जी ने इसी कंप्यूटर में सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग को किया था। बेसिक प्रोग्रामिंग को किसने स्टेब्लिश किया था? बिल गेट्स ने। और किस कंप्यूटर में किया था? इसी कंप्यूटर में किया था। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर में बिल गेट्स ने क्या, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया था? बेसिक लैंग्वेज का यूज किया था। इसी के आधार पर उन्होंने क्या बनाया? अपना नई कंपनी खोली माइक्रोसॉफ्ट। और बिल गेट्स कौन थे? द फादर ऑफ, सॉरी, बिल गेट्स को क्या कहते हैं? द ऑनर ऑफ कंप्यूटर्स। बिल गेट्स को क्या कहा जाता है? ऑनर ऑफ कंप्यूटर्स। जो पिछले कई सालों तक दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी थे। माइक्रो कंप्यूटर को किसने बनाया था? MITS। किसने बनाया था माइक्रो कंप्यूटर को? MITS ने। MITS का फुल फॉर्म माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टर 8800 कहां पे बना था? MITS, माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम। इसी कंप्यूटर में बिल गेट्स ने क्या किया था? बेसिक लैंग्वेज की शुरुआत किया था। ठीक है, इसके साथ साथ फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? कंप्यूटर नेटवर्क्स की शुरुआत हुई थी। फिफ्थ जनरेशन, ये कंप्यूटर की अंतिम पीढ़ी है। सिक्स्थ जनरेशन कब आएगी? जब कंप्यूटर में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, तब क्या स्टार्ट होगा? सिक्स्थ जनरेशन। और जब तक AI पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता तब तक कौन सी पीढ़ी चलेगी? फिफ्थ जनरेशन रहेगा। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ? ULSI को यूज किया गया इन कंपैरिजन ऑफ VLSI। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ? VLSI की जगह हम किसका यूज करने लगे? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, VLSI की जगह हमने क्या यूज किया? ULSI, वेरी लार्ज, सॉरी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया। ये टेक्नोलॉजी कब विकसित हुई थी? 1984 में। इसके आने से क्या हुआ? कंप्यूटर के आकार बहुत ज्यादा छोटे हो गए। जैसे कि आप देख रहे हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉम्पैक्ट इत्यादि जो टेक्नोलॉजी आई है, छोटे साइज के कंप्यूटर आते हैं, वो किसके कारण आ रहे हैं? ULSI के कारण आ रहे हैं। साथ ही साथ फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ? मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट आया। फोटो एडिटिंग, ऑडियो, साउंड, वीडियो मिक्सिंग, एडिटिंग, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, फोटोशॉप हो गया और आप इंस्टा में जितने भी टेक्निक यूज करें, ये किस जनरेशन से आपको मिला है? फिफ्थ जनरेशन से मिला है। इंटरनेट की सुविधा भी आपको कब से मिलने लगी? फिफ्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ न्यू एप्लीकेशंस, इस चीज को समझना जरूरी है
5th जनरेशन जब आया तो हम बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके थे कंप्यूटर की फील्ड में, और इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि आपको न्यू एप्लीकेशंस मिलने लगी जिसका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही बेहतर यूज करने लगे। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, ये भी बहुत अच्छी एप्लीकेशंस है। फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, पेज मेकर हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, बहुत ही सारे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आपके पास क्या है, 3D मैक्स है, माया है, ठीक है। तो इतने सारे आपको क्या मिल गए, नए नए एप्लीकेशंस मिले जिसका यूज करके हम अपने जीवन को और ज्यादा क्या कर पाए, सुगम और सुनिश्चित कर पाए हैं। आई होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कृपया करके कमेंट में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।